सिनेमा हॉल के दर्शकों नमस्कार। आज रविकांत के साथ हूँ मैं। इनसे आप एक दफ़ा मिल चुके हैं। हम लोगों ने सिनेमा के आर्काइविंग पर बात की थी। रविकांत दिल्ली में CSDS से जुड़े हुए हैं, यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर हैं। साथ ही प्रतिमान पत्रिका के संपादक हैं, जो सामाजिक विषयों की पत्रिका है। रविकांत के साथ मैं विशेष इंटरव्यू इसलिए कर रहा हूँ कि वे लगातार सिनेमा, लोकप्रिय संस्कृति और इसके प्रभाव पर काम कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, और इस बीच इनकी एक खास रुचि बढ़ी है और इन्हें सहयोग मिल रहा है, जहाँ ये सिनेमा संबंधी सामग्रियों की आर्काइविंग भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, न सिर्फ आर्काइविंग कर रहे हैं बल्कि इसको पब्लिक डोमेन में भी रखने की पूरी योजना है, ताकि कोई भी वहाँ से सामग्री ले सके, पढ़ सके, शोध कर सके और अपने निष्कर्षों पर पहुँच सके। तो रविकांत जी, आपका स्वागत है सिनेमा हॉल पर। सिनेमा हॉल के दर्शक आपको जानते हैं, आपको देखना पसंद करते हैं, और यह पूरा प्रयास इसलिए है कि सिनेमा में रिव्यू, इंटरव्यू और फिल्म स्टारों की बातें तो मैं करता रहता हूँ, लेकिन सिनेमा हॉल जो मेरा है उस माहौल में ये सारी चीज़ें भी आती हैं। तो आज मैं आपसे जिस विषय पर बात करना चाहता हूँ वह विषय है कि सिनेमा 1913 में आने के बाद और हिंदी में 1931 के बाद जिस तरीके से खुद से प्रसारित हुआ, प्रचारित हुआ, लोगों के बीच पहुँचा, उसने भारतीय जनमानस को, भारतीय समाज को प्रभावित किया है। इधर कुछ लोग, या हमेशा से कुछ लोग ऐसे रहे हैं जो सिनेमा को कुप्रभाव मानते हैं। कल ही मैं एक हिंदी के प्रोफेसर से मिला, उनसे बातें हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि सिनेमा वाले तो कुकर्मी होते हैं। अब ये स्टेटमेंट मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, जो सिनेमा से जुड़ा हुआ है और काम कर रहा है, जो उनके सुख दुख संघर्ष सबको जानता है, कुकर्मी शब्द आप एक जनरल स्टेटमेंट नहीं दे सकते किसी भी समुदाय या किसी भी समूह के लिए, क्योंकि आप एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य रखते हैं और चीज़ों को उसी संदर्भ में देखते हैं। ये भारतीय समाज में सिनेमा का बहुत बड़ा योगदान है, और चूँकि हम लोग हिंदी सिनेमा और हिंदी समाज की बात करेंगे तो विशेष रूप से इस पर फोकस करेंगे। जी अजय जी नमस्कार। आपको भी और आपके तमाम दर्शकों को भी। मैं आपका चैनल देखता रहता हूँ और मुझे भी अपने शोध के लिए बहुत सारी जानकारियाँ वहाँ से मिलती हैं, अंतर्दृष्टि भी मिलती है। तो एक बार फिर हम लोग एक ऐसे विषय को लेकर बात कर रहे हैं जो निहायत अहम है, और जाहिर है कोई भी इतिहासकार जब इस सवाल को उठाता है तो ये पहली बार नहीं होता है कि उससे ये सवाल पूछा जा रहा है, या वो खुद पहली बार इस सवाल से नहीं जूझ रहा होता है। क्योंकि सिनेमा में कुकर्मी होते हैं, सिनेमा एक गिरी हुई जगह है, पतनशीलता का अड्डा है, वहाँ पर नैतिक ऊंचाई नहीं होती है लोगों की, तरह तरह के धंधे करते हैं, और चूँकि बहुत नज़दीक आ जाते हैं लोग नायक और नायिका काम करने की प्रक्रिया में, तो ऐसा लगता है कि वो उनका रिश्ता नायक नायिका का न रहकर प्रेमियों का रिश्ता हो जाता है। ये पुराना आकलन है, ये स्पेकुलेशन है, ये बात है जो कहते आए हैं लोग, ठीक है। और जाहिर है तरह तरह की फिल्में भी बनती हैं, चूँकि तरह तरह के चरित्र होते हैं, उन चरित्रों पर वो फिल्में बनती हैं, तो ये लोगों को कहने का एक हैंडल मिलता है कि सिनेमा ऐसा ही है। ये नहीं देखते हैं कि उसी समाज से सिनेमा ने उन चरित्रों को उठाया है, और उसमें अक्सर बुराई पर भलाई की जीत दिखाई जाती है। इसलिए इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि सिनेमा के लोग ख़राब होते हैं। अगर वो सब के सब ख़राब होते तो इतनी अच्छी नैतिकता वाली फिल्में क्यों बनाते हैं, जिसमें कि लोग जो जीतते हैं वो ज़्यादातर लोग अच्छे होते हैं। ये देखिए कि सिनेमा को उस ज़माने से, 1913 की बात कर रहे हैं, से लेकर अब तक हिंसा को अपनाने में कितना वक्त लगा। एंग्री यंग मैन कब आता है, कैसे संस्कार रहे होंगे सिनेमा वालों के, या गांधी का कितना बड़ा उस प्रभाव रहा होगा इस देश के सिनेमा पर, कि अहिंसात्मक फिल्में बनती थी।
पूरी फिल्म ख़त्म हो जाती थी, चांटा दो चांटा से ज़्यादा मारपीट नहीं होती थी। एक्शन सिनेमा ज़्यादा था नहीं, थोड़ा सा आज़ादी से पहले एक ख़ास तरह का एक्शन सिनेमा होता था और उसमें भी महिलाएं एक्शन कर रही थी। सबसे मशहूर नायिका जो थी उस ज़माने की वो महिला थी, ठीक है। वो तो आप उसको ये नहीं कह सकते हैं कि एक्शन ओरिएंटेड या वायलेंस ओरिएंटेड या बुरी नैतिकता वालों का आदर्श उपस्थित सिनेमा करता है। पूरे इतिहास में ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि धार्मिक फिल्में भी बड़े ज़ोरों से बनाई गई। फिल्में तो तरह तरह की दिखाई जा रही थी उस समय भी, अंग्रेज़ी फिल्में, हॉलीवुड की भी दिखाई जा रही थी, इंग्लिश फिल्में भी दिखाई जा रही थी, दीगर जगहों की दिखाई जा रही थी। लेकिन जब दादा साहब फाल्के, जो कि पिता माने जाते हैं सिनेमा के, उनको चुनना पड़ा प्रेरणा के लिए कि वो कौन सी फिल्म बनाएंगे, तो उन्होंने द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के आधार पे श्री कृष्ण जन्म का सपना देखा। जिस सपने को लेकर वो बाहर गए, बाहर से तकनीक सीख कर आए, सब कुछ बेच बाच कर अपना सर्वस्व बेच कर गए और फिर उन्होंने फिल्म बनाई और श्री कृष्ण जन्म बनाई, सत्य हरिश्चंद्र बनाए, राजा हरिश्चंद्र बनाई, कितनी सारे धार्मिक पौराणिक फिल्में उन्होंने बनाई। ये भी कहा जाता है कि धार्मिक पौराणिक फिल्मों का एक तरह से राज रहा। मैं अभी हाल में गिन रहा था कि भाई देशभक्ति फिल्में या देशभक्ति के गाने कितने रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि किस्मत का जो गाना है, दूर हटो है दुनिया वालों, 1943 की फिल्म थी और वो आइटम नंबर था उसका। आइटम नंबर मैं इसलिए कहता हूँ कि कहानी से जुड़ा हुआ गाना नहीं था वो एक अलग से आरोपित आप कह सकते हैं आइटम था, जिसको देखने के लिए लोग आते थे और इसीलिए वो आइटम डाला गया था, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट के समय का अनुवाद था, फिल्मी अनुवाद था, गाने के रूप में तर्जुमा था और उसको लोगों ने बड़े दिल से स्वीकार किया। यूँ स्वीकार किया कि वो गाने बार बार देखने लोग गए, उस गाने को देखने कलकत्ता के रॉक्सी थिएटर में। ऐसा रिकॉर्ड बना, यानी लोगों ने उसको हिट कराया, ऐसा रिकॉर्ड बना जो कि बाद में शोले आदि ही तोड़ पाए उस रिकॉर्ड को। और मज़ेदार है कि शोले में भी शोले के साल में एक ऐसी फिल्म बनती है जो कि शोले को कंपटीशन देती है, स्पर्धा देती है और बहुत तगड़ा कंपटीशन देती है। उस फिल्म का नाम है जय संतोषी माँ। जिस इंसान ने, पंडित कवि प्रदीप ने दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है लिखा था, उसी इंसान ने जय संतोषी माँ के भी गाने लिखे। तो ये बड़ा दिलचस्प है कि देशभक्ति, भक्ति, इतनी कव्वालियाँ हैं, इतने भजन हैं, हमेशा से सिनेमा में साथ रहा है क्योंकि लोग उसकी मांग करते आए थे। लोग जिस तरह के कंटेंट की मांग करते हैं, बाजार जिस तरह का कंटेंट मांगता है, सिनेमा चूंकि जनता के द्वारा पोषित माध्यम है, लोग ही सिनेमा को हिट या फ्लॉप कराते हैं। इसलिए ये कहना कि सिनेमा के लोग ऐसे होते हैं या वैसे होते हैं, हम जैसे हैं हमारा सिनेमा वैसा ही है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ एक चीज़ जोड़ दूँ कि ये दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है कि चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसके पहले ढेर सारे गाने देशभक्ति के लिखे जा चुके थे, उतने हिट वो नहीं हुए। 30s की बात कर रहा हूँ, 40s की बात कर रहा हूँ, और बहुत सारे गाने उनमें से मुसलमान कवियों ने लिखे थे जो हिंदी सिनेमा में खूब बाकायदा लेखन करते आए थे। अंजुम पीली भीती जैसे लोगों ने वो गाने लिखे थे। तो देखने वाले की नज़र है, लेकिन ज़रा सोचना चाहिए, ठहरना चाहिए कुछ बोलने से पहले। आप आज़ादी के पहले का सिनेमा और आज़ादी के बाद का हिंदी सिनेमा, उनमें कोई स्पष्ट फ़र्क देखते हैं क्या? बिल्कुल फ़र्क है, हर दशक के सिनेमा में फ़र्क है। चाहे वो तकनीकी फ़र्क हो, चाहे वो कथानक का फ़र्क हो, चाहे वो एक्टिंग के स्टाइल जो जिस तरह से शैलियाँ विकसित हो रही हैं, चाहे डायरेक्शन का फ़र्क हो, चाहे उत्पादन प्रोडक्शन का फ़र्क हो, चाहे वितरण का फ़र्क हो, चाहे दर्शकों का फ़र्क हो, पीढ़ियाँ बदल गई। मतलब ऐसा ज़माना था जबकि वाकई कुकर्म समझने वाले लोग थे इस धरती पर और उनकी तादाद ज़्यादा थी, वो बहुमत में थे जो सिनेमा को ख़राब मानते थे। और उसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी थे जो कि मानते थे कि सिनेमा अच्छी चीज़ नहीं है। उत्पादन से लेकर के दर्शकों तक पहुंचाने में और दर्शक उस सिनेमा को देखते कैसे हैं, इसमें हमेशा से फ़र्क रहा है।
50 का दशक वो नहीं है जो कि 30 का दशक था। 70 का दशक वो नहीं है, और उसके संदर्भ भी बदलते चले जाते हैं। पहले सिनेमा हॉल नहीं थे, टेंट में सिनेमा दिखाया जाता था, घूम घूम के। रेलवे में भी सिनेमा, कई जगहों पे रेलवे की बोगी लगा दी जाती थी, वहीं पे फिल्में चलती थी और महीनों चलती थी वहीं पे। लंबे समय तक टेंट में चल। नीम के पेड़ के नीचे मैंने फिल्म डिवीज़न की फिल्में देखी हैं अपने गांव में। संत ज्ञानेश्वर उस फिल्म का नाम था, मुझे याद है अच्छी तरह से। तो अलग अलग समय में अलग अलग तरह की फिल्में बनती आई हैं, और उसमें फ़र्क रहा है किस कोण से हम बात करना चाहते हैं, निर्भर इस पर करता है। क्या भाषा में बदलाव नहीं आया है, पहरावे में बदलाव नहीं आया है। सिनेमा दिलचस्प माध्यम इस अर्थ में है अजय जी, कि वह हमारे इतिहास का, चाहे इतिहास का जो भी पहलू हो, उसका एक आर्काइव है। खुद सिनेमा ही एक अभिलेखागार है। हमारा शहर कैसा होता था 1930 के दशक में, 40 के दशक में कैसा हुआ, 50 के यही दिल्ली की का फुटेज अगर आप देखें अलग अलग फिल्मों में, तब से आज तक, तो एक अच्छा भौतिक इतिहास बन जाएगा, एक सांस्कृतिक इतिहास बन जाएगा कि क्या क्या कौन सारे लोग थे, क्या पहनावा था। जैसे बार बार दिल्ली की फिल्में आप देखते हैं तो एक दृश्य हमेशा उसमें रामलीला का दृश्य आता है। कई फिल्में, यहाँ तक कि दिल्ली 6 तक वो जो आई हाल में, उसमें भी रामलीला का एक प्रसंग है। ये क्यों है ऐसा? इसलिए कि दिल्ली में रामलीला बहुत धूमधाम से मनाई जाती रही है, इसलिए दिल्ली की एक आइडेंटिटी, उसकी एक अस्मिता उससे नत्थी हो गई है। तो ये दिलचस्प है कि अलग अलग शहर, बम्बई या कोलकाता या छोटे शहरों का सिनेमा जब बनने लगा, जब मध्य धारा की फिल्में बनने लगी, उदाहरण के तौर पर 70 के दशक में, 60 के दशक में, 80 के दशक में भी बनी, तो छोटे छोटे शहरों के छोटे छोटे किरदार, मध्यवर्गीय किरदार भी आगरा पर भी फिल्म बनी, लखनऊ पर भी फिल्म बनी, हैदराबाद पर भी फिल्म बनी, पुणे पर तो बनी, कई जगहों पर कई तरह की फिल्में बनी हैं। तो एक पूरा अभिलेखागार है। आप कोई भी इलाका चुन लें, हमारे इतिहास का एक जीवंत दस्तावेज़ है। वो दस्तावेज़ हैं जो अभी भी हमें मिल जाती हैं। जो नहीं मिलती हैं उनके बारे में कहानियाँ मिलती हैं, जो आप लोगों ने कभी लिखी थी, आप जैसे पत्रकारों ने लिखी थी, समीक्षाएँ मिलती हैं, और जिन लोगों ने संकलन किया है, सिनेमा प्रेमी जो लोग रहे हैं, उनकी किताबों में आप उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो वो सब कुछ है और बदलता हुआ सा है। आपने बहुत अच्छा गांधी का जिक्र किया, महात्मा गांधी का, कि सिनेमा कैसे अहिंसक रहा उनके प्रभाव में लंबे कई दशकों तक। अभी अभी गांधी जयंती हम लोग मना के निकले हैं, और गांधी जयंती के मौका है, तो हम गांधी और सिनेमा पर भी आपसे जानना चाहेंगे कि वास्तव में गांधी जी का प्रभाव सिनेमा पर कितना रहा, और सिनेमा किस तरीके से उनके सिद्धांतों या उनके आदर्शों को लेकर चलता रहा। हालांकि गांधी जी बिल्कुल नापसंद करते थे, जैसा कि आपने भी कहा, और ख्वाजा अहमद अब्बास ने उनको मनाने के लिए एक चिट्ठी भी लिखी थी। उस चिट्ठी का जवाब उन्होंने खैर नहीं दिया था। तो ये सारे प्रसंगों को संदर्भ में रखते हुए मैं चाहूँगा कि गांधी और हिंदी सिनेमा या भारतीय सिनेमा के बारे में कुछ बताएं आप। बहुत दिलचस्प सवाल है, और ये गांधी के खिलाफ चला, आप कह सकते हैं। सिनेमा गांधी के मन मुताबिक माध्यम नहीं था, और मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों था। मुझे ऐसा लगता है कि गांधी अपने माध्यम पर नियंत्रण भी चाहते थे। प्रिंट तो माध्यम था, उपलब्ध था, कई सारे लोग उनको वो जो चाहते वो छाप सकते थे, लेकिन वो अपना अखबार खुद निकालते थे। ये दिलचस्प है। चाहे वो हरिजन हो, चाहे वो यंग इंडिया हो, चाहे दूसरे अखबारात हों, जो उन्होंने निकाले 100 वॉल्यूम में 100 वॉल्यूम्स में गांधी का लेखन मौजूद है। मतलब उतना जितना लोग कलेक्ट कर पाए, जाहिर है कि उससे और भी ज़्यादा रहा होगा। यानी वो रोज़ लिखते थे और कम्युनिकेट करते थे लोगों से। जाहिर है कि उनका भरोसा इस माध्यम पर नहीं था, क्योंकि उनको लगता था, और एक मात्र फिल्म कहते हैं कि राम राज्य उन्होंने देखी, और
अब्बास साहब वाली जो चीज़ है वो दिलचस्प ये है कि अब्बास साहब उनसे मिलने गए थे, पूछा था कि मैं क्या करूं। स्वतंत्रता का आंदोलन था और इस समय ये नेता जो थे, बहुत बड़े जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो बहुत बड़े कद्दावर लोग होते थे। कोई नायक का कद उतना बड़ा नहीं होता था, हीरो का कद उतना बड़ा नहीं होता था, या हीरोइन का नहीं होता था। उनकी लोकप्रियता हो रही थी, सिनेमा लोकप्रिय हो रहा था, लेकिन ये लोग भी कुछ फिल्मों को हिट या फ्लॉप करा सकते थे, या उसके हिट या फ्लॉप कराने में योगदान दे सकते थे। तो अगर आप पुरानी पत्रिकाएं पढ़ें तो उसमें मंतव्य लिया जाता था, सरदार पटेल से लिया जाता था, मोतीलाल नेहरू से लिया जाता था, कई लोगों से पूछा जाता है, ये अली ब्रदर्स जो थे उनसे लिया जाता था, और कई बार उनकी अनुशंसा छापी जाती थी बतौर विज्ञापन कि ये फिल्म इन्होंने अनुशंसित की है, यानी उन्होंने पसंद की है, आप भी देखिए। ठीक है, तो ये दिलचस्प है। गांधी भी, उनका राम राज्य देखा जाना, गांधी जी ने उस फिल्म को रेकमेंड किया। गांधी जी ने कर दिया तो उससे बड़ी बात तो हो नहीं सकती थी। वो सिनेमा, इसीलिए अब्बास भी परेशान थे कि उनसे सर्टिफिकेट लिया जाए। अब्बास ने जब उनसे पूछा कि मैं क्या करूं बापू, बहुत सारे लोग उनके पास जाते थे पूछने कि मैं अपना करियर कौन सा चुनूं। मैं चाहता हूं स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देना है, यानी आपके साथ आश्रम में आना चाहता हूं, आपके साथ पैदल चलना चाहता हूँ, आप जो सत्याग्रह करते हैं वो करना चाहता हूँ, आपके साथ सीधा जुड़ना चाहता हूँ, आप मुझे शिष्य बनाइए। लेकिन गांधी जी कई लोगों को ऐसा कहते हैं, जो तुम कर रहे हो उसको करो। तो अब्बास उदाहरण के तौर पर पत्रकार थे, तो पत्रकार ही रहे। उनको कहा कि वापस चले जाओ। उन्हीं अब्बास ने फिर इनको चिट्ठी लिखी कि इतना भी बुरा सिनेमा, जो बात हम लोग अभी कर रहे हैं कि सिनेमा इतना बुरा भी नहीं है बापू, आप जितना समझते हैं, आप अपना आशीर्वाद इस माध्यम को दीजिए। सिनेमा के प्रति जो उनकी नापसंदगी थी, वो इससे भी थोड़ी सी एक कनेक्शन बनेगा अगर रेडियो के प्रति उनका जो रवैया है उसको हम लोग उस पर विचार करें। रेडियो को भी पसंद नहीं करते थे। क्यों? कि रेडियो तो सीधा अंग्रेज़ों के अधीन था। ठीक है, लायनल फील्डन जो कंट्रोलर जनरल ऑफ ये था, ऑल इंडिया रेडियो था, उसने कई बार मनुहार की गांधी जी से जाकर कि आप चलिए, आप जो भी बोलते हैं बोलिए रेडियो पर, ठीक है, और हम उसको सेंसर नहीं करेंगे। माने वो भी आशीर्वाद मांग रहा है रेडियो के लिए। इतने बड़े कद्दावर जाहिर थे बाबू गांधी जी थे, लेकिन वो गए नहीं, कभी रेडियो पर नहीं गए। उनकी चीज़ें रिकॉर्ड करके लोग ब्रॉडकास्ट कर देते थे, लेकिन वो खुद कभी नहीं गए रेडियो स्टेशन पर। ठीक है, ये दिलचस्प कहानी है। तो उनको लगता था कि काजल की कोठरी है ये मीडिया, दोनों ही, सिनेमा भी एक हद तक और रेडियो तो है ही, चूँकि वो अंग्रेज़ों के अधीन है। सिनेमा मेरे ख्याल से जिस तरह की पूंजी से वो संचालित था और जिस तरह के उनको लगता था गांधी जी को, जितना भी सिनेमा का तजुर्बा मुझे नहीं लगता कि उनका बहुत ज़्यादा था, उन्होंने ज़्यादा फिल्में नहीं देखी थी। और वो कौन कहेगा कि क्यों नहीं देखी थी, भाई वो अपना काम कर रहे थे और बड़ा काम कर रहे थे। वो क्यों, और लोग उनको देखने जाते थे, वो सिनेमा देखने क्यों जाए। ठीक है, तो इतने बड़े स्टार थे, आप कह सकते थे। लेकिन ये भी दिलचस्प है, सिनेमा ने वो किया बापू के लिए या उनके संदेशों के लिए जिसकी उनको उम्मीद नहीं थी। एक तो जिस ज़बान से वो प्यार करते थे, हिंदुस्तानी ज़बान, बीच की ज़बान, उसको सिनेमा वहाँ ले गया जहाँ उनको उम्मीद नहीं थी, जहाँ वो खुद नहीं ले जा पाए, एक तरह से आप कह सकते हैं, क्योंकि वो लिखते थे या बोलते थे, उसकी भी एक लिमिट थी। एक सीमा के बाद सिनेमा ज़्यादा पॉपुलर होता चला जाता है, उनकी मौत के बाद बहुत पॉपुलर हो जाता है, बहुत लोकप्रिय हो जाता है, सिनेमा हॉल खुलने लगते हैं जगह जगह, और सरकार भी धीरे धीरे मानने लगती है सिनेमा को। हालांकि स्वतंत्र भारत के सरकार के साथ थोड़ा 36 का आंकड़ा सिनेमा का रहता ही है, आज भी है। सरकार उसका दोहन करती है, लेकिन उसको उतना जितना देना चाहिए, प्रश्रय देना चाहिए या जितनी इंसेंटिव्स देना चाहिए, उतनी देने में नाकाम रही काफ़ी समय तक हमारी सरकारें। तो ये लेकिन सिनेमा ने हमेशा बापू को कचहरी में, थाने में, हर ऑफिस, स्कूल में, अस्पताल में, सब जगह उनका फोटो टांग करके रखा। ये दिलचस्प है, यानी सिनेमा ने कहीं ना कहीं मान लिया कि हमारे आदर्श तो हैं, उनसे बड़ा आदर्श कोई नहीं। वो ठीक है,
मंगलाचरण से सिनेमा शुरू होता है, किसी हमद से शुरू होता है, भगवान को याद करके बहुत सारा सिनेमा शुरू होता है? लेकिन बापू, नेहरू जी, अंबेडकर साहब भी बाद में आते हैं, पटेल साहब आते हैं, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर आते हैं, इन सब के पिक्चर्स आप देखेंगे गौर से सिनेमा पे तो वो टंगे होते थे। और कोई भी सिनेमा के फ्रेम में इंसिडेंटल चीज़ नहीं होती है, कैसे ही फालतू की चीज़ आ गई। डायरेक्टर सोचता है कि उस फ्रेम में रहना क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं, तभी वो चीज़ वहाँ पर होती है। तो अगर ऐसे देखें तो बापू का काम सिनेमा ने बहुत किया। और जैसा कि हम लोग बात कर ही रहे थे कि हिंसा को सिनेमा में घुसने में इतना वक्त लग गया, क्योंकि विलन होता था, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता था। वो पब्लिक शेमिंग उसकी हो जाती थी, लोग उसको इतना शर्मसार करते थे, गांव वाले या शहर वाले, कि वो अपना रास्ता बदल लेता था, माफ़ी मांग लेता था, महिला से माफ़ी मांगता था, माँ से, बहन से, नायक से, हीरो से, सबसे माफ़ी मांग लेता था। और ये भी नहीं होता था कि उसको ख़त्म ही कर देना है, ये बाद में होने लगा कि विलन को पूरी तरह ख़त्म ही कर दो। और वो भी बार बार उठ करके जब वो मारने लगा नायक को, तब ये एक्सक्यूज़, ये कारण क्यों पैदा करना पड़ा हमारे फिल्मकारों को? इसीलिए कि वो बापू का असर था। और उतना ही नहीं, चाहे देशभक्ति फिल्मों को देख लीजिए, जितने गाने उनके लिए बनाए गए, मोहम्मद रफ़ी का इतना लंबा गाना है, कई लोगों ने उनको सीधा डेडिकेशन दिया, कई गाने बनाए गए और वो गाने 26 जनवरी और 15 अगस्त पर लगातार बजाए गए, यहाँ से भी और रेडियो सिलोन से भी बजाए गए, क्योंकि हमने तो 4-5 साल के लिए गाने भी बैन कर दिए थे। तो असर उनका बहुत ज़बरदस्त है और हर तरह से है, चाहे आचार विचार हो, चाहे भाषा हो, चाहे उनके संदेशों की बात हो, कि एक सबूत के रूप में, एक ऐसे महापुरुष के रूप में, जैसे कि आप मंदिर में जा कर के हैं, या जो साउथ वाले होते हैं वो नॉर्थ की तरफ, क्योंकि गंगा नॉर्थ में बहती है, तो आप कसम खाते हैं कि हम गंगा की कसम खाते हैं, या इसकी कसम खाते हैं, मंदिर में अपने इष्ट देव की कसम खाते हैं कि हम सच बोल रहे हैं, या गीता की कसम खाते हैं लोग। उसी तरह से बापू एक विटनेस हैं, वो देख रहे हैं, उन तमाम किरदारों को देख रहे हैं जो उस फ्रेम में हैं, जो एक्टिंग कर रहे हैं, और उन दर्शकों को भी देख रहे हैं जो देख रहे हैं उन किरदारों को। उनकी पोजीशन ये रहती थी फिल्मों में। तो ये बड़ा दिलचस्प है कि वो प्रिजाइड ओवर करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकल रहिए कि अगर गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने सिनेमा की संस्कृति कर दी होती, तो क्या फर्क पड़ जाता सिनेमा में? मुझे लगता है कि थोड़ा उसको जो लोगों को उसकी आलोचना करने में वक्त लग जाता। फिर अगर वो संस्कृति, जैसे एक उदाहरण देता हूँ आपको, बहुत सारे लोगों ने 1950 के दशक में कहा कि हमको बहुत सेंसरशिप करनी, चूँकि हम अब आज़ाद हैं, इसलिए हमें ऐसी फिल्मों को एकदम सेंसर करके ही देखना चाहिए जिसमें कि गलत सीख दी गई है। ठीक है, बहुत सारी महिलाओं ने हज़ारों की तादाद में पिटीशन किया था, ख़ास तौर पर विदेशी फिल्मों को लेकर के ये पिटीशन किया गया था, देसी फिल्मों को लेकर के उतना नहीं। और जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, 5 साल तक फिल्मी गानों को बैन किया गया। तो अगर बापू संस्तुति कर देते, अगर वो आशीर्वाद वाकई दे देते अपने जीवन काल में, तो लोगों को फिर दिक्कत होती। मुझे लगता है कि उनका एक असर तो था, और वो असर सिर्फ उनका नहीं था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानते थे कि सिनेमा अच्छी चीज़ नहीं है, अपने घर के लोगों को तो नहीं भेजते थे काम करने के लिए, लोगों को निरुत्साहित करते थे कि आप जाके देखें फिल्म वो। लेकिन ये भी दिलचस्प है कि किस माध्यम के साथ ये नहीं हुआ है। क्या उपन्यासों के साथ ये नहीं हुआ? महिलाओं को उपन्यास तो पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाती थी घरों में, वो छुप छुप करके पढ़ती थी। ये 19वीं सदी से हमारे यहाँ की कहानी है ना, और इतिहासकारों ने ये दर्ज किया है, अच्छे से इसका विश्लेषण किया है। तो उपन्यास के साथ हुआ है, पत्रिकाओं के साथ हुआ है, फिल्मों के साथ हुआ है, ये समस्या रही, नाटकों के साथ हुआ है, पारसी थिएटर के साथ भी हुआ उसके साथ, कि इससे ये बुरा प्रभाव, दुष्प्रभाव
डालने वाले माध्यम हैं, ठीक है। तो इन माध्यमों को एक तरह से अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने में, अपनी इज्जत कमाने में, समाज में प्रतिष्ठा अर्जित करने में वक्त लगा। अरविंद कुमार कहते हैं ना, माधुरी के एडिटोरियल में कह रहे हैं, 1965 से शुरू हुई ना पत्रिका, उस समय वो संपादकीय लिख रहे हैं कि अभी भी मध्यवर्गीय परिवारों में सिनेमा देखना अच्छा नहीं माना जाता है। और उस संदर्भ में मैं सिनेमा की पत्रिका लेकर उन घरों में हाजिर हो रहा हूँ जहाँ सिनेमा को अच्छा नहीं माना जाता है। तो उन्होंने भी जी तोड़ कोशिश की कि सिनेमा को पारिवारिक माध्यम के रूप में पेश किया जाए, इस तरह से पैकेज किया जाए सिनेमा को उस पत्रिका में कि लोगों को एक्सेप्टेबल लगे और सब एक साथ पढ़ सकें, उदाहरण के तौर पर, है ना, बतौर परिवार पढ़ सकें। ये कोई बेवजह नहीं है ना कि इतनी सामाजिक और पारिवारिक फिल्में बनती हैं हमारे यहाँ। मेलोड्रामा तो है लेकिन सारा सामाजिक है, सारा पारिवारिक है। तो ये भी दिलचस्प है। आपके मंतव्यों में, संबोधनों में और लेखों में मैंने महसूस किया है, जो कि आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि सिनेमा हमारे समाज का अभिलेखागार है और जीवंत है और साथ साथ करता चलता है। ऐसा नहीं है कि 50 साल पहले, 100 साल पहले की चीज़ें खोज के ला रहा है। तो हमारे समाज को वो कहीं न कहीं संरक्षित भी कर रहा है वीडियो में, विजुअल मीडियम में। लेकिन क्या वो हमेशा सचमुच समाज में जो हो रहा है उसका आकलन करता है या उसका भ्रष्ट आकलन करता है, या कुछ बिगड़ा हुआ रूप रहता है? कहीं की फिल्मकार की भी एक दृष्टि होती है, समाज के प्रति उसका अपना एक दृष्टिकोण होता है। जरूरी नहीं है कि वो बहुत सुसंगत हो। तो ऐसे में हम जिस अभिलेखागार की बात आप कर रहे हैं, आज के 50 साल के बाद, 100 साल के बाद कितना विश्वसनीय रह जाएगा वो? ये बहुत दिलचस्प है। इसको दो तरह से हम देख सकते हैं। एक तो एक दार्शनिक सवाल है कि कोई भी जो रिप्रेजेंटेशन करने वाली चीज़ है, चाहे वो कहानी हो, चाहे रिपोर्टिंग हो अखबारों की, चाहे टीवी रिपोर्ट हो, कुछ भी हो, या सिनेमा हो या रेडियो रिपोर्ट हो, क्या वो वाकई उस चीज़ का सही निरूपण कर पाते हैं? उपन्यास हो या पुराने कवियों की कविताएं हुआ करती थी, या जो यथार्थवादी साहित्य अपने आप को कहता है, क्या वो भी यथार्थ का ही निरूपण करता है? मेरा जवाब इसमें है नहीं। वो यथार्थ का इशारा करता है, वो यथार्थ की निर्मिति करता है, वो प्रिटेंड करता है, वो कह रहा है अपने आप से और आपसे कह रहा है कि हम यथार्थ के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वरना वो तो ये भी कहता है कि ये सारी घटनाएं काल्पनिक हैं। तो वो कह के चल रहा है कि काल्पनिक है, लेकिन हमको बतौर दर्शक अगर उसमें इसका एहसास होता है कि ये कहीं ना कहीं नज़दीक गया है उस अनुभव के जिसे हमने महसूस किया, अगर ये नहीं हो तो लोग नहीं देखें। मनोरंजन भी है, फैंटेसी भी है, लेकिन उस फैंटेसी में एंटरटेनमेंट है, सब कुछ है, लेकिन उस फैंटेसी में भी कहीं ना कहीं तादात्म्य तो होता है। जैसे कि दिल चाहता है, ठीक है, किसकी कहानी है? बहुत अमीर लड़कों की कहानी है जो कि साथ में जाते हैं, गोवा ऐश करते हैं और वहाँ जो भी उनके एडवेंचर्स होते हैं उसकी एक कहानी है, लेकिन साथ में सबकी अपनी अंदरूनी परेशानियाँ हैं, चाहे वो इश्क की परेशानी हो, चाहे घर की परेशानी हो, माँ बाप से तनाव हो, चाहे जो भी हो। ये इतनी ही सी कहानी है, कई लड़कों की, कई लड़कियों की। लेकिन सवाल यह है कि क्या दिल चाहता है सिर्फ उसी वर्ग के लोगों के लिए बनी हुई कहानी है, जो वर्ग देख करके कह सकता है कि मैं उस गाड़ी से अपनी बहुत बेशकीमती गाड़ी चलाकर गोवा जा सकता हूँ मुंबई से, या उसके साथ हमारे जैसे लोग भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हमें क्यों वो कैरेक्टर नज़दीक लगता है? मुग़ल आज़म हमें क्यों शोले कौन सा यथार्थ है? कोई यथार्थ नहीं है शोले, लेकिन क्यों हमें लगता है कि नहीं, एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक ऐसा झगड़ा है इसमें जिसमें हम फंस जाते हैं और हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हमें साइड लेना है, कहीं ना कहीं हमें गब्बर को पराजित करना है। लेकिन गब्बर भी
एंटाइस करता है हमको, है ना। तो ये इतना आसान नहीं हो। मनोहर श्याम जोशी एक बड़ी बड़ी अच्छी बात कह कर गए हैं, और हमारे लेखक रहे हैं सिनेमा के, और सिनेमा को पढ़ाया जाना चाहिए पाठ्यक्रमों में। 1990 के दशक में वो ये बात कह रहे थे। तो मनोहर श्याम जोशी कहते थे कि हमें तो इश्क करना ही नहीं आता अगर सिनेमा नहीं होता। अगर वो गाने सिनेमा ने अपने अभिलेखागार में जो इतना बड़ा बन गया नहीं दिए होते तो हम इश्क कैसे। हिंदी कवियों ने बहुत सारे प्रेम गीत लिखे, लेकिन वो हमारी ज़बान पे वो प्रेम गीत कमबख्त चढ़ते ही नहीं थे। ये मनोहर श्याम जोशी कह रहे हैं। तो और कसब अगर उनका उपन्यास आप देखें तो वो उसी तरह से आगे बढ़ता है और फिल्मी गीतों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ता है। उसका नायक डीडी है, देवदास, और देवदासाना कैरेक्टर ये। तो एक फिल्मी कहानी है जो कि उपन्यास के रूप में है, और उपन्यास भी कितना सुंदर उपन्यास है। तो मैं ये कहूँगा कि ये अभिलेखागार सबके लिए बन जाता है, हर तरह का अभिलेखागार उसमें नज़र आता है। जैसे एक उदाहरण और मैं आपको दूंगा कि लोग जाते थे उस समय, तीर्थ यात्रा सब कोई कर नहीं सकता था। बद्रीनाथ जाना बहुत मुश्किल, जैसे हिंदुओं के लिए बहुत मुश्किल होता होगा, या जो लोग हज करने जाते थे बहुत मुश्किल। भाई उन्होंने सिनेमा के पर्दे के ज़रिए उन्होंने तीर्थ यात्राएं की। यात्रिक जैसी फिल्म बनी, बांग्ला में भी बनी, हिंदी में भी बनी, कई सारी, कण कण में भगवान जैसी फिल्म बनी। तो आपको वो तीर्थ यात्राएं कराते हैं। आप पेरिस, लंदन और स्विट्ज़रलैंड और कश्मीर की वादियों में घूमते हैं, ठीक है। जाहिर है कि आप में एक ऐसा इंसान बसता है जो कि कहीं जाना चाहता है, जो घूमना चाहता है। जैसे आप किताबों से को पढ़कर पूरी दुनिया देख लेते हैं, उसी तरह से फिल्में देख करके आप बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, बहुत सारा ज्ञान आपका फिल्मी है। अब फिल्मों की भी एक विवशता है कि उनको कश्मीर जैसा कुछ दिखाना पड़ेगा, है ना, और हमको भी लगेगा कि अरे ये तो कश्मीर है, हमने जो देखा था। तो यथार्थ वहीं तक है जितना सिनेमा दिखा रहा है और आप मान रहे हैं कि वो यथार्थ है। बाकी तो जाहिर है एक पेशकश है, एक ख़ास तरह से नैरेटिव को प्रेजेंट करने की कोशिश है, एक ख़ास तरह से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश है। अगर आप फंसेंगे नहीं उस नैरेटिव में, अगर उस कहानी में फंसेंगे कि नहीं, जैसे अलीगढ़ जैसी कहानी है, जैसे बहुत सारी कहानियाँ जो अभी हाल में आई हैं और यथार्थ से टकराती हुई कहानियाँ हैं, ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है कि सिनेमा ने हमेशा किसी न किसी रूप में कमोबेश डॉक्यूमेंट्री की तरह ना भी हो, लेकिन अपने वक्त के हर मुद्दे को छुआ है। वो उनमें से कई सारी फिल्में फ्लॉप हुई हैं क्योंकि लोग उस मुद्दे से बचना चाहते हैं, क्योंकि लोग जिस तरह से ट्रीट किया गया उस मुद्दे को वो भी पसंद नहीं करते हैं, उसको रिजेक्ट किया लोगों ने। और भी कारण होते हैं, फिल्म का प्रचार नहीं हुआ, फिल्म लोगों तक नहीं पहुंची। आज मैं देखता हूँ उसको, कहता हूँ क्या लाजवाब फिल्म थी। जैसे 3 बत्ती 4 रास्ता ही एक फिल्म है। भाई एक ऐसा डिबेट है जो कि बड़ा एलीट डिबेट है एक तरह से उस ज़माने का, कि हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, हमारा डिक्शनरी जो हम बना रहे हैं नए भारत में वो किस तरह हो, कितना शुद्ध हो, कितना अशुद्ध हो। क्या हमको भाषाओं के आर पार दीवार पैदा करनी चाहिए या भाषाओं के आर पार आवाजाही पैदा करनी चाहिए? ये बड़ा सवाल था और डिक्शनरी बन रही थी, है ना। डॉक्टर रघुवीर वगैरह के नेतृत्व में डिक्शनरी यहाँ बनाई जा रही थी, दिल्ली में बैठकर बनाई जा रही थी, मोटी मोटी डिक्शनरियाँ बनी। किसने उसका इस्तेमाल किया कोई नहीं जानता है। अब ऐसा नायक भी वी शांताराम के दिमाग में आता है कि ऐसा नायक जो कि लेक्सिकोग्राफर है, जो कि डिक्शनरी बनाने वाला कोशकार है। तो मेरे लिए कमाल है कि देखिए पूरा भारत उस समय डैम नहीं बना रहा था, नेहरू जी के दृष्टिकोण से नहीं चल रहा था। एक डायरेक्टर ऐसा है जो अपनी तीसरी आंख से एक छोटा किरदार भी सोच रहा है कि डिक्शनरी भी इम्पोर्टेंट है, भाषा भी महत्वपूर्ण है, और भाषा के ज़रिए भी भारत का निर्माण हो रहा है उस ज़माने में। और मेरे ख्याल से अलग अलग समय पर अलग अलग समस्याएं उठाई जाती रही हैं। ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि एक सबसे ज़्यादा आबादी तक पहुंचने के चक्कर में सिनेमा के निर्देशक हैं या जो उसके लेखक हैं अपने कथ्य के साथ अपने ढंग से समझौता करते रहे होंगे कि क्या ये बात
पचा पाएंगे लोग? हमें सुखांती क्यों बनाना चाहिए? जब दुनिया में इतना दुख है तो हम इतना हैप्पी एंडिंग कैसे परोसते हैं? ये सब जायज़ सवाल है। ये किसी भी विवेकशील इंसान को ये सवाल पूछना चाहिए, लेकिन ये अंततः दर्शक तय करते हैं। मुझे लगता है कि उस सिनेमा का स्तर कैसा होगा, उस समाज का दर्शक ही तय करता है। जिस तरह से जो सरकार हमें मिलती है, हम ही तय करते हैं कि वो सरकार कैसी होगी। सिनेमा भी लोगों की सरकार ही है। हिंदी सिनेमा के संदर्भ में और हिंदी समाज के संदर्भ में यहाँ की भाषा और संस्कृति को एक तो बचाए रखने में और दूसरे इसको दूसरे इलाकों में ले जाने में सिनेमा की कैसी भूमिका रही है? बहुत बड़ी भूमिका रही है, न सिर्फ देश में, विदेशों में बहुत बड़ी। जी, विदेश से ही शुरू करते हैं। ठीक है, आप सॉफ्ट पावर के रूप में आपको स्थापित करने का काम सिनेमा ने किया। उस ज़माने में रूस बहुत महत्वपूर्ण था, तो रूस तो आपने जीत लिया राज कपूर के ज़रिए। ठीक है, आज कहा जाता है कि चीन में आमिर खान बहुत बड़े हिट हैं, उनकी फिल्में खूब वहाँ पे धंधा कर रही। अब इतनी बड़ी आबादी में आपकी फिल्म अगर हिट हो जाए, यानी आपका एक बाज़ार बन गया ना। वो था सिर्फ रूस नहीं, लोग अब डायस्पोरा बढ़ गया बीच में, तो लोग वहाँ भी अमेरिका में भी देखते हैं, दूसरी जगहों पे देखते हैं। हिंदी फिल्मों का एक क्रेज़ है, वीडियो यूट्यूब पे आता रहता है कि लोग गाते हैं अपने ढंग से, उन गानों को गाते हैं, अपने एक्सेंट में गाते हैं, अपने ढंग से नाचते हैं उन गानों पर। तो एक बड़ा, और इसको आप सिर्फ सिनेमा को सिनेमा की तरह ना देखिए, सिनेमा को रेडियो पर भी सुनिए। ठीक है, क्योंकि वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड के ज़रिए और रेडियो के ज़रिए सिनेमा वहाँ पहुँचा जहाँ हम सोच भी नहीं सकते। यानी लोगों ने सिनेमा को सुना, है ना। और कहाँ से सुना? रेडियो सिलोन से होकर के सुना, रेडियो गोवा से होकर सुना, रेडियो नेपाल से सुना, और कई सारे स्टेशंस अभी भी बजते हैं, है ना। अमीन सायानी के प्रोग्राम पूरी दुनिया भर में सुने जाते रहे हैं। मनोहर महाजन की आवाज़ को सब पहचानते, गोपाल शर्मा की आवाज़ को सब, ये सब रेडियो प्रस्तुता थे। और क्या प्रस्तुत करते थे? ज़्यादातर हिंदी फिल्म के गीत प्रस्तुत करते थे। ठीक है, उन्हीं को अलग अलग पैकेज बना के, और दर्शक भी उसमें जुड़ जाते थे, श्रोता भी जुड़ जाते। अभी मैं गया करनाल, और रेडियो श्रोता संघ की एक मीटिंग थी। ठीक है, पुराने लोग, 60 साल के, 70 साल के, ऐसे लोग, और ये लोग रेडियो सुन रहे हैं कब से, जब से इनकी चेतना जागी है तब से। और मैंने जब बताया, कई लोगों को बताया कि मैं रेडियो श्रोता संघ की मीटिंग से आ रहा हूँ, जहाँ पे ये लोग मिले और अपना अपना बैनर लेके आए थे, जो कि सम्मेलनों में होता है, उस पर रेडियो बाकायदा बना हुआ था। रेडियो सिलोन की ख़ास तौर पर चर्चा उसमें थी, और लोगों ने एक दूसरे को पुरस्कृत किया, अलंकृत किया कि उन्होंने योगदान दिया है रेडियो श्रोताओं के बीच में, और रेडियो को बचाए रखने बनाए। तो जब बात हुई तो अभी भी ऐसे लोग हैं जो रेडियो यूट्यूब के समय में, इंटरनेट के समय में, जबकि गाना हस्तामलक है, जब चाहे जो चाहे आप गाना चला सकते हैं, अभी भी लोग रेडियो को चाहने वाले हैं। तो ये वो है, आप इसको नॉस्टैल्जिया कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, लेकिन लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा है। मैं ये भी कहूँगा कि इस बात पर ज़्यादा बात नहीं हुई है, और इस बात पर बात होनी चाहिए कि सिनेमा और साहित्य को हमारे यहाँ एंटीथेटिकल माना गया है, कि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं परस्पर। ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि अभी तक हमने भारतीय सिनेमा के साहित्यिकपन पर जितनी चर्चा होनी चाहिए नहीं की। सिर्फ गानों में नहीं, कहानियों में भी। जितना साहित्य ने प्रेरणा दी है सिनेमा के निर्माण में, और जितना एडेप्टेशंस हुआ है यहाँ पे, जितने रूपांतरण हुए हैं, मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर इतना हुआ है जितना हमारे यहाँ हुआ है। तो एक तो अब जैसे बहुत दिलचस्प उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ कि हम तो ये भी नहीं जानेंगे कि हमारी होली हमारे गांव में कैसे गाई जाती थी। हम लगातार शहर बनाते चले जा रहे हैं। गांव में अब मैं अपने विद्यार्थियों से पूछता हूँ कि कोई होली गाकर सुनाओ मुझे, क्या कोई लाइन याद हो होली की? होली हम सिर्फ खेलते नहीं हैं, होली गाई भी जाती है। हम जानते हैं कि एक फॉर्म है, एक विधा है ना। रास
के समय से, है ना, या उसके पहले से भी मुग़ल दरबारों में भी होली होती थी, ठीक है। अमीर खुसरो आज रंग है ना। तो ये, लेकिन अगर आप विद्यार्थियों से पूछें, शहराती विद्यार्थियों से, तो वो कोई होली खेलत रघुबीरा रंग बरसे भीगे चुनर वाली, इन फिल्मी होलियों के अलावा आपको कोई अपनी ओरिजिनल मौलिक गांव की होली नहीं सुना पाएंगे। यानी क्या इसका मतलब निकला? पंडित नरेंद्र शर्मा जो बड़े गीतकार हुए और सत्यम शिवम सुंदरम के भी गीतकार थे, उन्होंने कहा था कि ये इसमें लोक संस्कृति जिंदा है हमारे गीतों में। तो फिल्मी गीत इंद्र का, है ना, घोड़ा है, इसको रोकना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि रोकने की कोशिश सरकार ने ही की थी। तो बाद में फिर विविध भारती की स्थापना हुई। तो सिनेमा, रेडियो, साहित्य, ऐसे भी देख लीजिए कि सिनेमा जब आया तो उसका कवरेज क्या होता था अखबारों में, प्रिंट में कितना कवरेज होता था। सिनेमा आया 25 से हम गिनते हैं कि मौज मज़ा पहली फिल्म पत्रिका आई, यानी उसके पहले कोई फिल्म पत्रिका नहीं थी, यानी बहुत कम स्पेस था। आज क्या है, ऐसा कोई दिन गुजरता नहीं है जबकि हर अखबार सिनेमा पे कुछ पन्ने खर्च ना करे, ठीक है। सिनेमा ना हो तो हम अपनी संवेदना का इजहार नहीं कर पाए, हम दुख का इजहार नहीं कर पाए। दर्द भरे गीत से लेकर कव्वाली से लेकर भजन से लेकर हर मौके के लिए, लोग कहते हैं ना, फिल्म प्रेमी ये बात कर, हर मौके के लिए कुछ मुहैया कराता है सिनेमा। तो उसका असर जितना गहराई लिए हुए भारत के अंदर है, उतना ही बाहर भी है। उसका नेचर बदल रहा है, बेशक बदल रहा है, बदलता रहेगा। कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, तो ये क्यों स्थिर हो, उसको भी नई नई चुनौतियां मिलती रहती हैं। लेकिन इतना बड़ा हिंदुस्तान को इतनी बड़ी शक्ति बनाने में, सांस्कृतिक शक्ति बनाने में, मुझे लगता है कि सिनेमा का योगदान है। और ये जितनी जल्दी लोग इस चीज़ को महसूस कर लें, एहसास उनको हो जाए और इसको स्वीकार कर लें, उतना अच्छा होगा सिनेमा के लिए और उनके लिए भी। 21वीं सदी का सिनेमा किस तरीके से गुणात्मक रूप से और कह लें कि टेक्निकल हिसाब से भी अलग हुआ है और ज़्यादा लोगों तक पहुंच पा रहा है, क्योंकि अब तो डिजिटल एज में हम लोग पहुंच चुके हैं। ऐसे एज में सिनेमा में जो गुणात्मक या विषयगत परिवर्तन हुए हैं, उनको किस रूप में देख रहे हैं, वो कितना समाज को प्रेरित कर पा रहे हैं, या अब उनकी भूमिका बिल्कुल गौण हो गई है, क्योंकि डिजिटल एज में बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं हमारे पास, दूसरे माध्यम आ चुके हैं, शॉर्ट फिल्म चल रही हैं अब, और हर जो भी थोड़ा सोशल मीडिया यूजर है, मेरे ख्याल से एक आकलन अगर अध्ययन आए तो पता चलेगा कि रोजाना 1.5 घंटे वो ऐसे शॉर्ट फिल्म देख रहा है। पूरी फिल्म नहीं देखेगा 2.5 घंटे की, लेकिन 2.5 घंटे शॉर्ट फिल्म देखने में निकाल देगा। ऐसे में सिनेमा के सामने भी चुनौतियां आ रही हैं। कुछ तो भविष्यवाणी करने जैसा है कि क्या होगा, लेकिन जो हो चुका है पहले से, उसी पर हम लोग बात कर सकते हैं। और एक बार फिर मैं प्रिंट मीडिया के इतिहास से एक तुलना लेना चाहता हूँ। इतिहास में भविष्य के जवाब होते हैं, उसी तरह के जवाब होते हैं, सादृश्यता लिए हुए जवाब होते हैं, वही जवाब नहीं होते हैं। उपन्यास, कहानी, कविता, ठीक है। सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी रही? कहानी विधा। उपन्यास हर इंसान नहीं पढ़ पाया, ठीक है। ये शॉर्ट फिल्म और 2.5 घंटे की फिल्म वाली बात जो आप कह रहे थे, उस पर मैं कह रहा हूँ। फिर लघु कथा का भी आविष्कार हुआ, वो भी काफ़ी कुछ पढ़ा जाने लगा। तो मैं ये कहूँगा कि अब फ़र्क तो ये हो ही गया है कि पहले सिर्फ फिल्मकार फिल्म बना सकते थे, अब कोई भी फिल्म बना सकता है। पहले भी होम वीडियो होता था, लेकिन कुछ लोग ही बना पाते थे। और बहुत पहले अगर जाए शुरुआत में, तो पहले तो लोग घर में ही फिल्में बना रहे थे, अब बाज़ार के लिए तो नहीं बना रहे थे। जब वो शूट कर रहे थे एक दूसरे की गतिविधियाँ, पौधों का बड़ा होना, गाड़ी का स्टेशन पर कुछ, ये बाज़ार की फिल्में नहीं थी। बाद में बाज़ार की फिल्में आने लगती हैं, पहले आसपास। तो अब हर इंसान फिल्मकार है,
लेकिन क्या हर इंसान उतना अच्छा फिल्मकार होगा कि उसको सब कोई देखेंगे? उसके पास बाजार भी है, उसके पास ये भी साधन है कि वो अपनी फिल्म को उसको रिलीज़ कराने की ज़रूरत नहीं है, उसको बस यूट्यूब पे डालने की ज़रूरत है। और अगर अच्छा है तो निकल जाएगा। लोग हो सकता है कि उसको वायरल कर दें, वायरल ना भी करें तो बहुत सारे लोग देखें। तो ये संभावना तो है कि वो फॉर्म जो है, जो क्लासिक फॉर्म, जो शास्त्रीय फॉर्म है सिनेमा का, हालांकि वो कभी स्टेबल नहीं रहा अजय जी, वो हमेशा बदलता रहा। लेकिन जो इमेज, हमारी छवि जो है उस क्लासिक फॉर्म की 20वीं सदी के सिनेमा की, वो बिल्कुल ही टूटने वाली है और टूट रही है ना। OTT की बात ले लीजिए, वो टेलीविज़न और वीडियो के समय से ही टूटने लगी थी एक तरह से, है ना। और अब तो बिल्कुल ही लेकिन ये भी स्टेबलाइज करेगा और फिर ये भी टूटेगा। सीधी सी बात है, आप देख सकते हैं कि गानों का जो महत्व था वो बिल्कुल ख़त्म होता चला गया है। गाने अब नायक और नायिका बहुत कम गाते हैं, गाने अब बैकग्राउंड में चलते हैं, है ना, या उनको प्रोमो के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक खासियत ऐसी थी हिंदुस्तानी सिनेमा को, जिसने उसको विश्व सिनेमा से मुकाबला करने के लिए तैयार किया था और जिसने पूरी 20वीं सदी इसका साथ दिया, कि यही खासियत बनी उसकी। और वो खासियत धीरे धीरे हिंदी सिनेमा वाले अब छोड़ रहे हैं, आप कह सकते हैं। तो क्या ये अच्छा है या बुरा है सिनेमा के लिए, ये सवाल हम नहीं जानते, पता नहीं क्या हो। लेकिन ये ज़रूर है कि हमारा सिनेमा आज के युग में बहुत ज़्यादा वैश्विक है, बहुत ग्लोबल है, हर चीज़ की तरह ग्लोबल है। जैसे बाकी चीज़ें ग्लोबलाइज हो रही हैं, वैसे सिनेमा भी ग्लोबलाइज हो रहा है। तो जो भी सिनेमा देखने वाले या बनाने वाले लोग हैं, उनके इन्फ्लुएंसेस अलग अलग समय पे अलग अलग रहे हैं, है ना। चाहे वो यथार्थवादी यूरोपीय फिल्मकार रहे हों एक ज़माने में, जिनसे बिमल रॉय जैसे लोग पैदा हुए। बिमल रॉय ने कई लोगों को पैदा किया, अपने चेलों को पैदा किया, जो साहित्यानुरागी थे, साहित्य हमेशा से इम्पोर्टेंट था। गुलजार जैसे लोग, और जो कि संगीत को बहुत इम्पोर्टेंट मानते थे। तो एक पूरा दौर था। अब स्पेशल इफ़ेक्ट्स, है ना, अब शब्दों पर लगता है कि वो डिपेंडेंस, वो निर्भरता नहीं रहे जो हुआ करती थी। संगीत पर निर्भरता कम हो रही है, शब्दों पर निर्भरता कम हो रही है, लेकिन स्पेशल इफ़ेक्ट्स, विजुअल, है ना, ये ज़माना थोड़ा थोड़ा दृश्य संस्कृति का, जिसमें डोमिनेंस है, का प्रभुत्व है, उधर जा रहा है। अगर आप अभी जो हाल में ब्रह्मास्त्र फिल्म आई, क्या है ये आग का खेल क्या है, ठीक है। आग के जो रंग हैं, आग के जो रूप हैं, आग के जो आकार हैं, आग के जो प्रकार हैं, तमाम के दर्शन आपने कर लिए एक फिल्म में, ठीक है। पूरा सिनेमा विजुअली सोचा हुआ सिनेमा, ऐसे बहुत सारे डायलॉग नहीं हैं जो कि आपको याद रह जाएंगे। मुझे लगता है जो कि कितना अलग है शोले से, उदाहरण के तौर पर, या किस्मत जिसकी चर्चा, या मुगल आजम से। तो ये फिल्म बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में जा रही है। लेकिन क्या यही एक दिशा है? नहीं, दूसरी दिशाएं में भले राजमौली हैं और ये हैं, ब्रह्मास्त्र वाले हैं, उसको देख करके लगता है कि ये पैराडाइम सेट करने वाली फिल्म है, जो कि बाकी लोग उसका अनुकरण करेंगे। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं। OTT अगर आप देखें तो पूरा एक रेंज है, और वो पंचायत की कहानी भी है, गुल्लक की कहानी भी है, और पुलिस वाले की कहानी भी है, क्राइम की कहानी भी, हर कुछ है। यानी एक बार फिर आप उस 60s और 70s की प्रिंट की दुनिया की कल्पना कीजिए, और उसमें जो डाइवर्सिटी थी, उसमें जो विविधता थी, धर्मयुग भी है, साप्ताहिक हिंदुस्तान भी है, और सारिका भी है, और ये है और वो है, और तमाम लघु पत्रिकाएं हैं, पूरा एक संसार है, अलग अलग तरह की विधाओं में व्यस्त है, ठीक है। अलग तरह की विधाएं पैदा कर रहा है, अलग तरह के डिबेट पैदा कर रहा है। मुझे लगता है कि ये हमेशा से रहा है और वो हमेशा रहेगा, लेकिन बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है, और निर्णायक तौर पर बदल रहा है, वापस नहीं जाने के लिए बदल रहा है। और इसकी खासियत, इसको परिभाषित, अपने आप को विश्व बाजार में स्थापित करने के लिए, इसको
फिर से एक नया स्थायी अपनी परिभाषा गढ़नी पड़ेगी, अपनी अस्मिता तैयार करनी होगी, वरना सारी फिल्में अगर एक जैसी होंगी तो फिर आपकी फिल्मों को क्यों देखा जाएगा, फिर क्यों चीन में आमिर खान की फिल्में चलेंगी? ये सवाल ये रह जाएगा। और मैं देख पा रहा हूँ कि जो करीब 14-15 से लेकर के 25 तक की एज के बच्चे हैं, ये लोग जो सिनेमा देख रहे हैं अभी, आपको शायद पता भी हो, ये लोग हिंदी सिनेमा नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं देख रहे, बिल्कुल। ये कोरियाई सिनेमा देख रहे हैं। कोरियाई सिनेमा भारत में बहुत तेजी से घुसा है। ये लोग जापानी सिनेमा देख रहे हैं, बिल्कुल। ईस्ट एशिया की फिल्में खूब देखी जा रही हैं। हम लोग हॉलीवुड से निकल चुके हैं, हॉलीवुड से बाहर आ चुके हैं। हॉलीवुड की इवेंट फिल्में देखी जाती हैं, एपिक फिल्में देखी जाती हैं, लेकिन जनरल फिल्में नहीं देखते हैं। यूरोप का सिनेमा भी फिल्म मेकर देखते हैं, आम दर्शक नहीं देख रहा है। सही। तो मुझे एक खतरा महसूस हो रहा है कि अगर ये और मेकर इन्हीं में से आएंगे, यही बच्चे कल को फिल्म मेकर बनेंगे, और इस सिनेमा से वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो मुझे एक खतरा जो दिख रहा है कि हिंदी सिनेमा जो कंटेंट था जिससे वो विकसित हो रहा था और आगे बढ़ा, वो कहीं खत्म होकर के हम एक दूसरे सिनेमा की तरफ न बढ़ जाएं या कुछ और विचित्र करने लगे जिसका अपने देश अपने समाज से कोई ताल्लुक ही नहीं रहा है। दोनों चीज़ें होंगी मुझे लगता है, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं से मैं भी आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। जैसे हमारा बालक है ना, वो 10 साल का लड़का है, वो उसको टोकना पड़ता है कई बार कि भाई ज़रा मेरी ज़बान में भी बात कर लो, मेरी ज़बान हिंदी है, ठीक है, लेकिन वो उसकी ट्रेनिंग इस तरह से हुई है कि वो अंग्रेज़ी में ही बात करता है, वही सारी चीज़ें देखता है, उसी तरह से बात करता है। तो ये जो लोग और इसके साथ में वापस आता हूँ आपके मौलिक सवाल पर, पहले सवाल पर, जो लोग कुकर्म मानते हैं या कुकर्म का अड्डा मानते हैं सिनेमा को, अब इस प्रवाह को कैसे रोकेंगे? ये सवाल है, ये सोचने लायक सवाल है कि ये जो आ रहा है अपने तरह से आ रहा है, या ये लड़ाई क्या सिर्फ इस देश के अंदर की लड़ाई है या पूरी दुनिया की लड़ाई हो रही है, जिसमें कि कमोडिटीज़ फ्लो कर रही हैं लगातार अबाध। तो सारी आप चाहते हैं कि सब कुछ फ्लो करे, तो उसमें कमोडिटी भी तो फ्लो करेगी, वो कहीं ना कहीं तो जाएगी। ये सिर्फ बॉलीवुड को पकड़ करके उसको नाथ देने से, क्योंकि आपका शासन चलता है उन पर, नहीं होगा कुछ। कहाँ कहाँ किसको किसको रोकेंगे, किसको किसको सेंसर करेंगे आप? ये मुझे लगता है कि आप जिस खतरे की बात कर रहे हैं ना, ये कहीं ज़्यादा गंभीर बात है। तो जिनको चिंता होती है उनको बहुत चिंता होनी चाहिए, मैं आपसे सहमत हूँ। लेकिन मुझे ये भी लगता है, चूँकि मैं परम आशावादी इंसान हूँ, हम सभी को होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि अंततः एक समझौता होगा, इन तमाम प्रभावों के बीच से कुछ अच्छा निकलेगा, जो अनूठा होगा, जो कि यहाँ के लोग ही पैदा कर पाएंगे। जैसे सत्यजीत रे, उनका भी प्रभाव इधर का उधर का सबका था, लेकिन उनमें एक सॉलिड भारतीयता है, आप कह सकते हैं कि वो एक सॉलिड बंगाली भारतीयता भी है, आप उसको कह सकते हैं, और सॉलिड भारतीय आधुनिकता भी है, ये भी कह सकते हैं, जो एक अलग चीज़ पैदा करके देता है, जो बाकी लोग भी रिपीट नहीं कर पाते हैं। ये भी दिलचस्प है। तो कुछ लोग ऐसे भी पैदा होंगे, वैसे भी फिल्में पैदा होंगी। इस महान प्रयोगशील दौर से बहुत कुछ अच्छा अभी भी लिखा जा रहा है और बन रहा है, और आगे भी बनेगा, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, एक बार फिर मज़ा आया।